समान नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। तो आज हम उन परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे जिन परिस्थितियों के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। मतलब कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो कहीं पर कम जनसंख्या रहती है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो तीन कारण हैं जिनके कारण पृथ्वी की धरातल पर जनसंख्या का वितरण असमान है। पहला कारण है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। हमने पढ़ा, पिछले अध्याय में पढ़ा हमने कि 78% जल है और 22% थल है। ठीक है। अब उन 78% जो जल है वो तो हमारे लिए कोई काम की नहीं है, सिर्फ यातायात के साधन के ही वो काम आता है। बाकी सामुद्रिक जल का उपयोग ना पीने के लिए कर सकते हैं, ना पशुओं को पिला सकते हैं, ना क्यूरिंग कर सकते हैं, ना स्नान कर सकते हैं, ना उसमें खाना बना सकते हैं। तो उसकी उपयोगिता के यातायात के साधन, और उसमें हमको प्राकृतिक रूप से नमक मिलता है और कुछ प्राकृतिक गैस मिलती है, कुछ खनिज वगैरह मिलते हैं। यही है वो पानी कारक। और बाकी यदि हम देखें तो सबसे पहला जो कारण होता है भौगोलिक कारक, उसके तहत सबसे पहली चीज़ है जल की उपलब्धता। जल होना बहुत आवश्यक है। किसी भी मानव सभ्यता को विकसित होने के लिए, उसको पल्लवित, उसको प्रस्फुटित, उसको सर्वांगीण विकास के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है जल। जल जो है बहुत ही निष्ठुर विषय होता है। और जब हम आदिम युग से देखते हैं, मनुष्य ने अपनी बस्तियाँ वहाँ बनाई हैं जहाँ पर जल सहजता से उपलब्ध था। यानी नदी के किनारे, बड़े बड़े जलाशयों के किनारे उन्होंने सभ्यताओं अपनी बस्तियाँ बसाई, जो धीरे धीरे फलते फूलते वो सभ्यता का रूप लिया। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, नील नदी में वहाँ भी एक सभ्यता है, गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र, यहाँ भी सभ्यताएँ फली फूली हैं। मानव बस्तियाँ वहाँ पर बसाई गई हैं और वो वहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है। तो ये जल का होना बहुत आवश्यक है। हम एक दिन खाना खाए बिना भी रह सकते हैं, लेकिन पानी पीना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 78% पानी है। ठीक है। जैसे इस धरती पे है 78% पानी, वैसे हमारे शरीर में भी है, क्योंकि हमारा शरीर भी पंचतत्व से बना हुआ है। उनमें से एक तत्व जल है। दूसरा आता है भू आकृति, कि जो जिस धरातल पे मनुष्य निवास करेगा उसकी आकृति क्या है, वो कैसी आकृति के हैं। वो बहुत ऊंचा है, पहाड़ी इलाका है, कि समतल है, कि नदी नाले हैं, कि दलदल है, कि तालाब है, कि मरुस्थल है। इन सारी बातों का भी मनुष्य जनसंख्या के वितरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होता है। ठीक है। मरुस्थलीय इलाके हैं, गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। जो सामुद्रिक इलाके हैं, वहाँ पर यातायात के साधन और अन्य सुविधाएं हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है। और यदि हम देखा जाए, जो हिमालय है, आल्प्स है, रॉकी है, एंडीज है, ये जो पर्वत हैं, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। जबकि गंगा घाटी, यांगसिटिक्यांग, राइन, सेंट लॉरेंस के मैदान आदि जगह जो भू आकृति बड़ी अच्छी है, भू आकृति बड़ी अच्छी है, बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं हम जलवायु। किसी भी व्यक्ति का शरीर को, उसके व्यवहार को, उसका पहनावा को, उसका भोजन को उस क्षेत्र की जलवायु प्रभावित करती है। जल और वायु, जलवायु जो दो तत्वों से बना हुआ है, जल और वायु। हम यदि पूरी दुनिया में जनसंख्या के वितरण का जो अध्ययन करते हैं, तो हमारी पृथ्वी को 3 काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है। बीच में से भूमध्य रेखा, ऊपर है कर्क रेखा, फिर नीचे है मकर रेखा। ठीक है।
तो हम देखते हैं जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें बड़ी तेज पड़ती हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है कि इतनी गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी, इतना ज़्यादा पसीना आता है, तो वहाँ पर जो है लोगों का रहना मुश्किल है। वहाँ पर ठंड पड़ती नहीं है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, कुछ जगह अपवाद है, उन जगहों को छोड़ के तो वहाँ पर मतलब समुद्र सतह से ऊंचा जो है वो एक ऊंचाई मायने रखती है। इसके बगैर पूरा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर वाकई हम जैसे इंडिया में रहते हैं, हम लोग कर्क रेखीय क्षेत्र में रहते हैं, हम भूमध्य रेखा में जाके एक दिन भी ठीक से नहीं रह पाएंगे हम। इतनी गर्मी है वहाँ पर, ठंड तो पड़ती नहीं है जब तक बारिश होती है, तो इतनी गर्मी इतनी बारिश हम झेल नहीं पाएंगे। तो क्या होता है यदि हम देखते हैं तो जनसंख्या घनत्व तो कर्क रेखीय क्षेत्र और मकर रेखीय क्षेत्र, ये जो पट्टियाँ हैं, ये नीचे मकर रेखीय क्षेत्र, ऊपर जो कर्क रेखीय क्षेत्र है, ये दो पट्टियाँ हैं, यहीं पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है। और मनुष्य जो है न अधिक गर्म वाले स्थान में रह सकता है जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र, और न जो ध्रुवीय प्रदेश है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, तो इतनी ठंड को हम झेल नहीं पाते। तो हम किस एरिया में रहते हैं? समशीतोष्ण। सम माने समान, शीतोष्ण, शीत धन उष्ण, शीत भी है उष्ण भी है, ठंड भी है गर्मी भी है और बराबर है। ऐसी जगह पे मनुष्य जो है बहुत ही आराम से रह सकता है, वो बहुत ही फ्रेंडली परिवेश होता है, वो दोस्ताना परिवेश होता है, तो वहाँ पर जो है इंसान आराम से रहता है। तो ऐसी जगह वो कर्क रेखीय क्षेत्र है और ये मकर रेखीय क्षेत्र है। ये जो दोनों बेल्ट्स हैं, ये जो पट्टियाँ हैं, यहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक हुआ है। तीसरा आता है मृदा यानी मिट्टी। हमें मालूम है कि कोई भी उद्भिद वो मिट्टी में ही पनपता है, फलता है, फूलता है। भूमि की उर्वरा शक्ति ये एक मायने रखती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों का जनसंख्या वितरण बहुत ही कम है। क्यों? वहाँ पर मिट्टी है ही नहीं, तो इसीलिए जो है वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। मिट्टी है ही नहीं तो खेती बाड़ी कैसे करेंगे? वहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है, रेत जो है पानी को सोख लेती है, तो पानी की बड़ी कमी होती है। वहाँ पर कृषि करना बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसी जगह पर जो है लोग बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं। वहाँ पर सिंचाई का साधन भी नहीं है, तो जहाँ पर सिंचाई का साधन है, अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक से अधिक मात्रा में होता है। तो आज हम ये भौतिक कारक के जो 3 कारक हैं, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और ये मृदा, ये 4 जो माने 4 जो बातें हैं, 4 जो परिस्थितियाँ हैं, इस पर हमने बात की है। कल हम बाकी आर्थिक कारक और सामाजिक कारक पर हम बात करेंगे।